शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। 22 मिनट में लेकर आए हैं 100 बड़ी खबरें। शुरुआत पहली खबर के साथ। दिल्ली वालों को महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ने वाली है। बिजली किल्लत से जूझ रही दिल्ली में अब बिजली को महंगा करने की तैयारी चल रही है। डीईआरसी नए रेट का आज ऐलान कर सकती है। दिल्ली में बिजली की दरों को तय करने वाला डीईआरसी ने पावर टैरिफ बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। आज इस बाबत डीईआरसी ऐलान कर सकता है और बिजली की नई दरों के बारे में बता सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। बिजली के नए दाम ऐलान करे जा रहे हैं और बढ़े हुए दाम ऐलान किए जा रहे हैं। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब केंद्र में सरकार है और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो बिजली सस्ती करेगी, उसको अपने वादे को निभाना चाहिए। देश में गहरा बिजली संकट के बीच एक और बुरी खबर है। देश में कोयला उत्पादन में कमी आई है, जिससे बिजली संकट गहरा सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने खुद माना है कि 45 पावर प्लांट के पास कोयले की कमी है। एनटीपीसी ने सरकार को जानकारी दी है कि उसके पास कोयले का स्टॉक कम होता जा रहा है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 5 सालों से कोयला उत्पादन में 2% की कमी आ रही है, लेकिन इसे बढ़ाने में सरकार लगी हुई है। दिल्ली मेट्रो की लापरवाही के चलते हजारों यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। हुडा सिटी सेंटर जहांगीरपुरी रूट में एक मेट्रो ट्रेन का दरवाजा खुला ही रह गया और मेट्रो एक स्टेशन से रवाना होकर दूसरे स्टेशन तक पहुंच गई। येलो लाइन की ये मेट्रो अर्जनगढ़ स्टेशन से सुबह करीब 9:40 पर जहांगीरपुरी के लिए चली, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। फिर भी मेट्रो चलने लगी। करीब 1.5 मिनट तक मेट्रो के गेट ऐसे ही खुले रहे। मेट्रो ट्रेन की बाईं तरफ से सारे दरवाजे खुले के खुले रह गए थे। मेट्रो की सभी बोगियों में सवार यात्रियों के तो होश उड़ ही गए। जब मेट्रो अगले स्टेशन घिटोरनी पहुंची, तभी जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह का वक्त होने की वजह से मेट्रो में काफी भीड़ भी थी। गेट बंद हुए बगैर मेट्रो के रवाना होने से यात्री दहशत में आ गए। जो यात्री गेट के पास खड़े थे वो भागकर अंदर की तरफ बढ़े। 1.5 मिनट तक यात्रियों की जान अटकी रही। दिल्ली मेट्रो स्टेशन ने प्रशासन की तरफ से भी मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि ड्राइवर की गलती के चलते ही मेट्रो के गेट खुले रह गए। मेट्रो ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली में सरकार बनाने की बीजेपी की सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। केजरीवाल सभी विधायकों के साथ एलजी से मिलना चाहते हैं। इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि पार्टी का कोई विधायक बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक, हालांकि संपर्क किया गया था, इनसे हमें तरह तरह के ऑफर दिए गए थे, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से टस्से में सोने को तैयार नहीं है। सबके सब चुनाव कराना चाहते हैं, सबके सब इसमें पक्ष में है कि अब चुनाव कराया जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब बीजेपी के पास 32 विधायक थे तब तो वो सरकार बनाने को तैयार नहीं थी, और अब जबकि 29 विधायक है तो सरकार बनाने के विकल्प पर विचार कैसे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त उसके पास 32 विधायक थे, उस वक्त वो एलजी साहब को लिख के दे चुकी है कि हमारे पास विधायक नहीं है और हम सरकार नहीं बना सकते। अब जबकि उसके 3 विधायक और कम हो गए हैं, 29 विधायकों के होते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विकल्प तलाश रहे हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी नोटों के बोरे खोलकर सरकार बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है। ये विकल्प कहां से खुल गए? बिना नोटों के बोरे खुले हुए ये विकल्प खुल सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये विकल्प कहां से नए खुल गए। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को निशाने पर भी लिया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि एलजी अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाएंगे तो उन्हें या तो हटा दिया जाएगा या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि एलजी कुर्सी बचाएंगे या फिर संविधान की रक्षा करेंगे। केजरीवाल ने ट्वीट कर यहां तक दावा किया कि आज ही उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि उपराज्यपाल का यह प्रस्ताव बीजेपी स्वीकार भी करने वाली है। ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा, क्या उपराज्यपाल बिना संतुष्ट हुए एक ऐसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं जिसके पास बहुमत का आंकड़ा ही नहीं है? क्या ऐसा करके उपराज्यपाल खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं दे रहे? एक के बाद एक कई ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर सवाल उठाए हैं और लिखा कि क्या उपराज्यपाल को पहले समर्थन देने वाले विधायकों की लिस्ट नहीं मांगनी चाहिए? ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल पक्षपात करते हुए दिख रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट करके ये भी लिखा कि कई ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर सवाल उठाए हैं और लिखा कि क्या उपराज्यपाल को पहले समर्थन देने वाले विधायकों की लिस्ट नहीं मांगनी चाहिए? ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल पक्षपात करते हुए दिख रहे हैं।
केजरीवाल ने ट्वीट करके ये भी लिखा कि बीजेपी के पास बहुमत के लिए आंकड़े नहीं है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के 6 विधायक समर्थन के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन शपथ के बाद इन विधायकों को खरीदना आसान हो जाएगा। केजरीवाल के आरोपों को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न तो पहले कभी खरीद फरोख्त की है और न ही आगे कभी करेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के, और बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का ये बयान ठीक है? इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करती है, न करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केजरीवाल बीजेपी पर गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल ऐसी ही गलत बयानी करते रहे तो उनके खिलाफ मानहानि का एक और मुकदमा किया जाएगा। हम ना सरकार बनाने के लिए कोई हमने ऐसी कोशिश की है, न हमने कोई अभी तक निर्णय किया है, न हमने किसी प्रकार के आमिष किसी को दिया है। और इस प्रकार के गलत आरोप बार बार करना, अगर उनमें हिम्मत है तो व्यक्तियों का नाम ले, फिर एक डिफेमेशन सूट डालेंगे। केजरीवाल के ट्वीट्स और आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि अगर उपराज्यपाल आज बीजेपी को नहीं बुलाते हैं तो क्या केजरीवाल माफी मांगेंगे? एक और सफेद झूठ उन्होंने आज फिर बोल दिया। उनकी आदत है दिल्ली की जनता को गुमराह करना। अगर एलजी ने आज नहीं बुलाया तो उनके ट्वीट का क्या होगा? क्या इसके लिए वो दिल्ली की जनता से धोखा देने वाली बातें करने के लिए माफी मांगेंगे? दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने हालांकि ये जरूर कहा कि उपराज्यपाल से न्योता आता है तो पार्टी सरकार बनाने के बारे में विचार कर सकती है। देखिए, एलजी अगर हमको इनवाइट करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मैं राजनीतिक दल हूं और उसके ऊपर सोचना, विचार करना और फिर जवाब देना मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। दिल्ली में सरकार बनाने का फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार कर लिया है। इंडिया न्यूज के करीबी सूत्रों से मिली खबर है कि कांग्रेस के 6 विधायक अकाली दल में शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबर है कि कांग्रेस विधायक जयकिशन और मतीन अहमद को मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल बीजेपी के पास 28 विधायक है और अकाली दल के साथ मिलकर ये आंकड़ा 29 तक पहुंच जाता है। अगर कांग्रेस के 6 विधायक अकाली दल में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए का कुनबा 35 तक पहुंच जाएगा। जेडीयू और निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल विधायक 70 हैं, लेकिन बीजेपी के 3 विधायक सांसद बन गए हैं, इसलिए 3 सीटें खाली हैं। अब मौजूदा सदस्य की संख्या 67 है। इस तरह से अब बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 34 हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह आंकड़ा जुटा लिया है। कांग्रेस के जिस विधायक मतीन अहमद के बीजेपी को सपोर्ट करने की बात सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी से प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन बीजेपी नेता से बातचीत मेरी होती रहती है। कोई भी एमएलए नहीं चाहता चुनाव में, वो 5 साल के लिए चुनता है और 6 महीने में चुनाव में क्यों जाना चाहता हो? फिर बात चलती रहती है, सारे साथी हैं, पुराने साथी हैं हमारे, तो बात चलती रहती है, लेकिन अभी कोई प्रस्ताव या कोई। कांग्रेस विधायकों को 20 करोड़ में खरीदने के केजरीवाल के आरोपों पर कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने पलटवार भी किया है। उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि खुद केजरीवाल ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी और मंत्री पद ऑफर किया था। केजरीवाल जी ये बताएं कि जब हमने उनका समर्थन किया था लोगों ने, तब उन्होंने कितने करोड़ दिए थे वो बताएं। उन्होंने कोशिश नहीं की, वो आज तक कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार बनाने की। लालच भी दे रहे हैं हमको। हम कह रहे हैं आप रिकॉर्ड पर टीवी पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मंत्री बन जाओ, चेयरमैन बन जाओ। बीजेपी ने न सिर्फ दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी की है, बल्कि मुख्यमंत्री की रेस भी शुरू हो गई है। खबर है कि सीएम की रेस में सबसे आगे वरिष्ठ विधायक जगदीश मुखी है। बिहार के जहानाबाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला पर अपने साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों को अगवा कर उनकी हत्या करवाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक लापता युवकों के परिजनों का आरोप है कि दोनों युवक जमीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए लेकर जहानाबाद आए थे। इसी दौरान आरोपी महिला ने उन्हें अगवा किया और पैसे छीनकर उनकी हत्या करवा दी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी महिला को भीड़ के चंगुल से आजाद करवाया और गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जहानाबाद में हुई इस शर्मनाक घटना ने तूल पकड़ लिया है। मामला विधानसभा में भी उठा। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के भीतर और बाहर इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी विधायकों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहानाबाद की घटना को लेकर विधानसभा के बाहर और भीतर हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगर घटना है तो गड़बड़ घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, वही तो हम देखना है। अभी हमको पता नहीं है, जब जानकारी हो जाएगी तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जब से जेडीयू सत्ता में आई है तभी से बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। दबंग लोग पीटा है महिला पर घर में घुस के, इस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। अपराध तो जब से सरकार बना तब से अपराध बढ़ गया है। चीनी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में लद्दाख सेक्टर के देमचोक और चुमार इलाकों के 3 दिनों के अंदर घुसपैठ की 2 बार कोशिश की। पीएलए सैनिक देमचोक सेक्टर के चाडिंग नीलू नाला जंक्शन को चीनी इलाके में होने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सैनिक यहां पर अपनी गाड़ियों से आए थे। चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश ऐसे वक्त में की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात की और नए रिश्तों की शुरुआत की। लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सीमा पर वास्तविक स्थिति को लेकर संदेह की वजह से कई बार हमारे जवान भी सीमा पार कर जाते हैं। तो यह घुसपैठ का सिलसिला जो बराबर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। उधर के सेना के जवानों का भारत में प्रवेश करना, कभी कभी भारत के लोग भी जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि क्योंकि सही डिमार्केशन न होने के कारण कभी ये प्रॉब्लम। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने चीनी सेना की घुसपैठ का मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर खूब हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में चीन की दादागिरी को लेकर यूपीए सरकार की खूब खिंचाई की थी। अब उसी मुद्दे पर गृह मंत्री का बयान हैरान करने वाला है। तो यह घुसपैठ का सिलसिला जो बराबर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। उधर के सेना के जवानों का भारत में प्रवेश करना, कभी कभी भारत के लोग भी जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि क्योंकि सही डिमार्केशन न होने के कारण कभी ये प्रॉब्लम। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। पाक की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। बीती रात करीब 8 बजे से जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। उसके बाद रुक रुक कर फायरिंग जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा कि पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात के बारे में भारतीय उच्चायोग को पता नहीं था। पहले ऐसी खबरें आई थी कि उच्चायोग की जानकारी में मुलाकात हुई है, जिसके बाद सरकार ने रिपोर्ट तलब की थी। इंडियन हाई कमिश्नर से रिपोर्ट आई है और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ उसमें ये बात कही है कि ना तो उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी कि वो हाफिज सईद से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भेंट को फैसिलिटेट करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए बिल्कुल उनकी जानकारी के अभाव में वो मिलने गए। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात मामले में वेद प्रताप वैदिक मुश्किल में फंसे हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात को लेकर वैदिक से आईबी और एनआईए की टीम पर पूछताछ कर सकती है। सूत्रों से खबर है कि वैदिक से पूछा जा सकता है कि वो हाफिज सईद तक कैसे पहुंचे, किसने मुलाकात करवाई। आईबी और एनआईए की टीम वैदिक से ये भी पूछ सकती है कि दोनों के बीच बातचीत क्या हुई। वैदिक के खिलाफ केस का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वाराणसी और इंदौर कोर्ट में राजद्रोह का आरोप लगाकर अलग अलग लोगों ने अर्जी दी है। वाराणसी कोर्ट में 25 जुलाई को और इंदौर कोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई होगी। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतंकी हाफिज सईद से पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने वैदिक का पुतला फूंककर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात वतन पहुंच रहे हैं। जर्मनी के रास्ते वो भारत पहुंचेंगे। खबर है कि देर रात करीब 11 बजे मोदी का विमान दिल्ली में उतरेगा। ब्रिक्स सम्मेलन से अलग भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेजबान ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ब्राजील और भारत ने द्विपक्षीय कारोबार पर निवेश को बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही रक्षा, साइबर सुरक्षा और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौते पर दस्तखत भी हुए। भारत के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में भारतीय दूतावास में एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। मोदी ने इस मौके पर ब्राजील में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात भी की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में कहा कि चीन से आने वाले सामान पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बाबत वाणिज्य मंत्रालय से उन्होंने बात भी कही है। चीन से सामान आयात होता है, उसकी भी रोकथाम के लिए हमने आग्रह किया है कि इसमें हमने कॉमर्स मंत्रालय को भी कहा है कि इसकी रोकथाम की जाए, जिससे कि हमारे देश के अंदर इसको प्रोत्साहन मिल सके। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें मिलने का वक्त ही नहीं देते। उन्होंने कहा कि यूपी की समस्याओं पर चर्चा के लिए उन्होंने 2 बार अखिलेश से वक्त मांगा, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला।
फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में इजरायल के हमले को लेकर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्ष इजरायली हमले पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। सरकार इजरायली हमले पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सभापति ने सरकार की मांग खारिज कर दी है और कहा कि इस पर चर्चा जरूर होगी। हालांकि सभापति ने इजरायली मसले पर आज की जगह किसी और दिन चर्चा की बात कही है। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने माना है कि तत्कालीन थल सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने टाटा ट्रक सौदे में 14 करोड़ की रिश्वत की हुई पेशकश के बारे में बताया था। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने रिश्वत की पेशकश की थी। 1153 करोड़ की लागत से टाटा ट्रकों की खरीद की फाइल की मंजूरी के लिए रिश्वत की पेशकश हुई थी। सीबीआई ने आरोप पत्र में दावा किया है कि ए के एंटनी ने 27 मार्च 2012 को संसद में और जांच के दौरान दिए बयान में इस बात की पुष्टि की है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 12 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। स्थानीय अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र पर विचार के लिए 16 अगस्त की तारीख तय कर दी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चारधाम यात्रा के मार्ग पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का हवाला देते हुए श्रद्धालुओं को गंगोत्री यमुनोत्री धाम जल्द से जल्द छोड़ देने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश होने से एक बार फिर से चारधाम यात्रा पर खतरा मंडराने लगा है। केदार घाटी में मंदाकिनी नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने की वजह से लोग दहशत में हैं। हालात देखते हुए केदारनाथ यात्रा को 18 जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी भागों में दिखने लगा है। बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आदमपुर रेवली बांध का एक हिस्सा टूटकर बह गया है। अब दर्जनों गांव बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं। यूपी के गोंडा में सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान के ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दर्जनों गांवों में पानी घुस चुका है। दिल्ली के यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ 1,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अगले 50 घंटे में पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। चलिए इस बीच